नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी पे। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी इन इंडिया, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि ब्रिटिश संप्रभुता का विकास। भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का विकास अर्थात किस तरह से प्लासी के युद्ध के बाद से लेकर के आगे आप देखते हैं कि 1858 ईस्वी के बाद तक, ये 3-4 पॉइंट मैंने दे दिए हैं इसमें, वो आप देख लें। इन्हीं के ऊपर हमारा फोकस रहेगा डिस्कशन का कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश संप्रभुता का विकास हुआ विभिन्न चरणों में। लेकिन इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो सुनने के बाद आप उस पर कमेंट भी अवश्य किया करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी अर्थात ब्रिटिश संप्रभुता के विकास के ऊपर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश संप्रभुता का विकास धीरे धीरे विभिन्न चरणों में हुआ। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि मुगल साम्राज्य जब बहुत ही ताकतवर था, जिस समय उसके जो बादशाह थे बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, तो हम मान सकते हैं कि जो पहले जो 6 बादशाह थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और उनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं, मनमानी करने की छूट नहीं थी। यानी उनके ऊपर मुगल साम्राज्य का नियंत्रण था। मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत सारे कमज़ोर शासक आते चले गए। तो मुगल साम्राज्य के पतन से एक अलग तरह की राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी विशेषता ये थी कि एक तो केंद्र सरकार की कमजोरी का फायदा उठा करके बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जैसे आप देखते हैं कि बंगाल में, मैसूर में, हैदराबाद में और मराठे स्वतंत्र थे ही। इसी तरह से एक एक करके हम ये देखते हैं कि भारत के जो सारे राज्य थे वो स्वतंत्र होते जा रहे थे और नाम मात्र की मुगलों की सत्ता को वो मानते थे, केवल दिखावे के लिए। दूसरी विशेषता ये थी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कि धीरे 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 कुछ घटनाएं इस तरह की घटी, जैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो इन सब घटनाओं ने जो मुगल साम्राज्य की कलई खोल दी अंग्रेजों के सामने। नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का विकास हुआ। तो केंद्रीय शासन के पतन के कारण 1740 ईस्वी तक अनेक स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ। 1740 ईस्वी के पूर्व, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक व्यापारिक संस्था थी और इस व्यापारिक संस्था की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। ये किसी तरह का क्षेत्राधिकार इत्यादि नहीं करना चाहती थी और मुगल साम्राज्य के अधीन रह करके अपना व्यापार चुपचाप करती थी। लेकिन एक बात और भी थी कि इस अवधि में अगर ये देखा जाए तो जब मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो चुकी थी, तो इस अवधि में जो यूरोप के लोग थे, बहुत सारी दूसरे जो यूरोप के देश थे, उन्होंने भी भारत में अपनी कंपनी बना ली थी। तो इस अवधि में उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाता था जैसे दूसरे व्यापारियों के साथ किया जाता था। उन्हें कोई विशेषाधिकार इत्यादि नहीं दिया जाता था। लेकिन आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो परिस्थितियों में अंतर आया। 3 कर्नाटक युद्ध जो थे उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन कर दिया। कर्नाटक युद्धों
ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीतिक परिस्थिति को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे आगे स्थापित कर दिया। इसके बाद आप बंगाल का इतिहास पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि बंगाल में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपने कदम जमाए तो प्लासी और बक्सर के दो निर्णायक युद्ध हुए बंगाल में, जिनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो प्लासी के युद्ध वगैरह पे डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और ये युद्ध निर्णायक साबित हुए। ब्रिटिश व्यापारियों ने इन युद्धों में सफलता प्राप्त की और उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार भारतीय राज्यों के साथ उन्होंने अपने आप को समानांतर रूप से खड़ा कर दिया, यानी कि वो भारतीय राज्यों के साथ अपनी समता करने लगे। अब वो उनके साथ वार्तालाप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, कहने का मतलब बराबरी की हैसियत से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। तो ये परिवर्तन आया उनकी नीति में, क्योंकि अभी तक वो अधीनस्थ थे, मुगल साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन अब वो स्वतंत्र शासकों जैसा व्यवहार करने लगे। तो अपनी शक्ति के विकास, विस्तार और स्थिरता के साथ साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीतियों में परिवर्तन कर दिया और भारतीय राज्य पहले धीरे धीरे उनके सामने घुटने टेकते गए, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत के सामने वो नतमस्तक होने लगे और फिर उन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये संप्रभुता जो है मुख्य रूप से 4 चरणों में धीरे धीरे आगे बढ़ी ब्रिटिश संप्रभुता। तो भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति का परीक्षण हम 4 अवस्थाओं में कर सकते हैं। पहली अवस्था जो है वो 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक है, जिसे आप कहते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस की नीति यानी कि एक तरह का सुरक्षा घेरा, सुरक्षा चक्र तैयार करना अपने नवस्थापित क्षेत्र के चारों तरफ। उसके बाद आता है 1700 या 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक का समय। इस बीच में उन्होंने एक नई नीति अपनाई जिसे कहते थे पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट अलायंस, या जिसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। सहायक संधि के ऊपर मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही एक वीडियो बना के डाली थी, आप उसको देख सकते हैं। तो सहायक संधि के बारे में उसमें विस्तार से मैंने समझाया है। फिर उसके बाद समय आता है 1823 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना, उसने जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई और बहुत सारे राज्यों को मिला लिया कंपनी राज्य में। इसी तरह से फिर 1857 का विद्रोह हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद रिवोल्ट के बाद हम ये देखते हैं कि जो चौथी अवस्था है, आप देखते हैं ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी आफ्टर 1858, 1858 के बाद क्या हुआ, फिर ब्रिटिश नीतियों में किस तरह से परिवर्तन आया, उन पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो कि 1765 ईस्वी से 1813 ईस्वी के बीच में अपनाया गया। तो इस अवधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एक सुरक्षा चक्र बनाने की नीति अपनाई, रिंग फेंस। फेंस का मतलब होता है बाउंड्री। तो एक मतलब एक रिंग सा बना दिया जो अपना नवस्थापित राज्य था उनका, उसके चारों ओर। और ब्रिटिश सीमाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए कंपनी के क्षेत्रों के चारों ओर उन्होंने बफर स्टेट्स बनाए, यानी जिसे आप कहते हैं अंतस्थ राज्यों का उन्होंने निर्माण किया, अंतस्थ राज्यों का
सृजन किया। तो इस नीति के द्वारा उन्होंने पड़ोसियों की सुरक्षा की नीति अपनाई, जिससे कि उनके अपने राज्य की भी रक्षा हो सके, यानी पड़ोसी सुरक्षित रहेंगे तो उनका क्षेत्र जो है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी को मुख्य खतरा जो था वो किससे था? दो लोगों से था। एक तो अफगानियों से था, अफगान आक्रमणकारियों से था, और दूसरा खतरा मराठों से था। तो इन खतरों से सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया उन्होंने। और वो योजना क्या थी कि उन्होंने अवध की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद हम ये देखते हैं कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब के साथ उनका एक समझौता हुआ था। तो उन्होंने अवध की सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, जो उनकी योजना थी। और अवध का राज्य जो था उसको इसलिए तैयार किया उन्होंने कि अवध का राज्य एक रक्षक सेना जो कि ब्रिटिशों के अधीन होगी उसका खर्च वहन करेगा। यानी ब्रिटिशर्स जो है वो अवध की रक्षा के नाम पर एक सेना का गठन करेंगे, और उस सेना का जो सारा खर्च है वो अवध वहन करेगा। तो अवध की सुरक्षा ने उस समय जो है विशेष रूप में बंगाल की भी सुरक्षा को संगठित किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने चालाकी से उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने जो है काम किया। अर्थात कि हींग लगे न फिटकिरी और रंग चोखा वाली बात है। यानी उनका कोई खर्च नहीं होना है, और रक्षा के नाम पे उन्होंने सेना रख ली। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब आप सहायक संधि पे मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि उन्होंने रक्षक सेना का इस्तेमाल, उसका प्रयोग दूसरी जगहों पर भी किया, हालांकि वो अवध की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो इस नीति का प्रारंभ 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने किया, और आगे चल करके हम ये देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे आगे बढ़ाया। तो लेकिन यही नीति आगे चल करके, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानी गई, जिसे कहते हैं सहायक संधि। तो ये नीति सब्सिडरी अलायंस के रूप में सामने आई। इस नीति के अंतर्गत संधि करने वाले भारतीय राज्यों के शासकों को अपने राज्य में स्थायी तौर पे, यानी परमानेंट रूप से, एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। और जैसा कि अभी हमने बताया कि अवध के साथ उन्होंने समझौता किया था, तो उसी तरह से उस सेना के रख रखाव के लिए उस राज्य को खर्च देने के लिए, यानी सेना का खर्च देने के लिए, अनुदान देने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। तो कहने को तो यह भारतीय शासक की सुरक्षा के लिए होती थी ये सेना, लेकिन वास्तव में यह उससे कंपनी के लिए नजराना वसूल करने का एक तरीका मात्र था। तो आमतौर से सहायक संधि में यह व्यवस्था होती थी कि भारतीय शासक अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए तैयार हो जाए, और कंपनी की स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपवासी को अपनी सेवा में नियुक्त न करे। बदले में अंग्रेजों ने उस शासक को उसके शत्रुओं से बचाने का, या उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा करने का वचन दिया। उन्होंने संधि करने वाले राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का भी वचन दिया। हालांकि इस वचन का निर्वाह उन्होंने कभी नहीं किया व्यवहारिक रूप में। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक भारतीय राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया था। किंतु सिद्धांत रूप में देखा जाए तो ये राज्य ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन नहीं हुए थे, और सभी संधियां जो की गई थी वो दिखावे के लिए समानता के आधार पर की गई थी।
तो इसी के तहत जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य, हैदराबाद, मैसूर, अवध, कर्नाटक, तंजौर, पेशवा और बहुत सारे राजपूत राज्य इत्यादि जो थे, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। यानी इन सभी राज्यों ने अपने यहाँ एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया, जो कि राज्य के मामलों के सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे वही लेता था। यहाँ तक कि ये न किसी से युद्ध कर सकते थे, न किसी से संधि कर सकते थे। जब तक अंग्रेज रेजिडेंट नहीं चाहता था, तब तक किसी से पत्राचार वगैरह भी नहीं करते थे। कहने के लिए तो ये जो संधि थी वो एक फ्रेंडली अलायंस था, यानी मित्रतापूर्ण अलायंस था। और ये सहायक संधि इसलिए की गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके राज्य की रक्षा करेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये इन राज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्रता को ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष गिरवी रखने के समान था। तो सहायक संधियों की व्यवस्था के द्वारा अंग्रेज अब भारतीय राज्यों के खर्च से ही एक बड़ी फौज रख सकते थे और अपने इलाकों से बाहर लड़ाइयाँ लड़ने के लिए अब उनको एक मजबूत सेना तैयार मिलती थी। यानी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका खर्च उन्हें नहीं देना होता था। तो इस तरह से अब वे जब चाहते थे तो कई बार, अगर मान लीजिए जैसे ये सब सारे राज्य हैं आप इनको देख रहे हैं, तो अगर ये राज्य जो है विरोध करते थे किसी तरह का, और अगर वो अपनी नाराजगी जाहिर करते थे, तो ये अंग्रेज किसी न किसी बहाने से इन राज्यों के शासकों को अकुशल घोषित कर देते थे और उनके राज्यों को हथिया लेते थे। तो इस तरह से ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की नीति जो है ये 1765 से 1813 ईस्वी तक चलती रही। मित्रों, इसके बाद आप देखते हैं कि फिर से थोड़ा परिवर्तन आया 1813 ईस्वी के बाद। 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक का जो 10 साल का समय था, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय था। वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आया। वारन हेस्टिंग्स के युद्धों ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के जो आपसी संबंध थे, उनके बीच में आप कह सकते हैं कि एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। तो साम्राज्यवादी विचारधारा का विकास हुआ। ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। साम्राज्यवादी विचारधारा यानी कि बिना किसी राज्य की इच्छा के उसके ऊपर अधिकार कर लेना, उसकी प्रशासनिक संस्थाओं को अपने अधीन कर लेना, वहाँ के लोगों पर अपना अधिकार जमाना, उन पर प्रशासन करना, तो ये साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद की विस्तृत व्याख्या के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि साम्राज्यवाद क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे विभिन्न देशों में साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो साम्राज्यवादी विचारधारा का विकास हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात भी थी कि भारत की जो कमजोरी है उस कमजोरी का फ़ायदा उठा करके, जब उनको मौका मिला, प्रारंभ में तो नहीं मिला, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जब उनको मौका मिला तो साम्राज्यवादी विचारधारा, उपनिवेशवादी विचारधारा का बड़ी तेज़ी से विकास हुआ। और फिर धीरे धीरे इसी के कारण जो है ब्रिटिश संप्रभुता का जो सिद्धांत था उसका भी विकास बड़ी तेज़ी से होने लगा। अब जो देशी राज्य थे उनके साथ समानता का व्यवहार करने की नीति को त्याग दिया जाए। जैसे अभी आपने देखा जब पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस था, यानी सहायक संधियों की प्रथा थी, तो उसमें यह दिखाया जाता था कि वो जो संधियां कर रहे हैं, सहायक संधि, वो बराबरी के आधार पर कर रहे हैं। उसे आप फ्रेंडली अलायंस कह सकते हैं, लेकिन वो फ्रेंडली अलायंस नहीं था वो। सो सबॉर्डिनेट अलायंस इन प्लेस ऑफ फ्रेंडली अलायंस। सबॉर्डिनेट अलायंस का मतलब क्या हो गया कि अधीनस्थ समझौता, यानी कि जो राज्य अंग्रेजों के साथ समझौता करते थे अब वो उनके मित्र नहीं रह गए थे, बल्कि वो उनके अधीन हो गए थे। तो वारेन हेस्टिंग्स ने एक नया अध्याय खोला
इस दिशा में साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी विचारधारा का बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार हुआ और ब्रिटिश संप्रभुता का विकास हुआ। तो अब देशी राज्यों के साथ समानता का व्यवहार करने की नीति को पूरी तरह से त्याग दिया गया और एक्सक्यूज मी, तो इस नई नीति का निर्माता हेस्टिंग्स था, जिसने मित्रतापूर्ण सहयोग अर्थात जो सहायक संधि थी उसके स्थान पर उन्हें अपने अधीन बना लिया उन राज्यों को, यानी अब वो उनके सबऑर्डिनेट हो गए। तो ये सब कुछ ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि बनाने के लिए किया गया था। इस नीति के अंतर्गत देशी राज्यों ने युद्ध एवं संधि के अपने अधिकारों तथा अपनी शक्ति का समर्पण कर दिया उनके समक्ष, यानी कि अपनी स्वाधीनता को गिरवी रख दिया। अब वो बिना ब्रिटिशर्स से पूछे न युद्ध कर सकते थे, न संधि कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है उन्हें विदेश भी जाना होता था तो पूछना पड़ता था। उनके पत्र भी आया करते थे तो वो पत्र भी पहले अंग्रेज अधिकारी पढ़ता था, पता नहीं उसमें क्या लिखा होगा। और आगे चल के तो आप देखते हैं कि गोद लेने का जो अधिकार था उसे भी मना कर दिया गया था। तो औपचारिक रूप से देशी राज्यों के शासकों की प्रभुता केवल सिद्धांत रूप में बनी रही। हेस्टिंग्स ने अपनी नीति का प्रसार धीरे धीरे कई राज्यों में कर दिया। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत, गुजरात इत्यादि जो है वो सब सबऑर्डिनेट अलायंस यानी अधीनस्थ समझौता करने के लिए मजबूर किए गए। तो ये जो समय था 1813 से 1823 तक का समय जो था मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। आइए अब हम आगे बात करते हैं, जिसे आप कहते हैं कि ब्रिटिश संप्रभुता का विकास 1823 से 1858 के बीच में किस प्रकार से हुआ, इस पे हम चर्चा करते हैं। ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था 1823 से 1858 का। आप देखते हैं कि इस समय भारत में समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। राजा राम मोहन राय वगैरह ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। फिर उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि काफ़ी सुधार हुए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में काफ़ी सुधार किए गए थे, प्रशासनिक सुधार किए गए, साथ ही साथ शिक्षा वगैरह में काफ़ी सुधार किए गए थे। 1854 में जो है वुड्स का डिस्पैच आया था, तो 58 में तो बहुत सारी बातें इस काल में 1854 में आया था, तो बहुत सारी बातें हुई थी। तो इस अवधि में ब्रिटिश राज्यों के प्रति या राज्य भारतीय राज्यों जो देशी राज्य कह लीजिए कि इस अवधि में यानी 1823 से 1858 की अवधि में देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश धारणा में एक मूलभूत परिवर्तन आया। अब ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्यों का विलयन यानी कि राज्यों का विलय करना था, यानी एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स आप कह लीजिए। यानी कि अब उनको जब मौका मिलता था तो वो किसी भी देशी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश शक्ति का लगातार विस्तार होता रहा, ब्रिटिश संप्रभुता का विस्तार होता रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इंग्लैंड के अधिकारियों द्वारा जब गवर्नर जनरल बना के भेजा गया तो उसको ये ताकीद की गई थी कि वो तटस्थ रहेगा, तो उसको तटस्थता का आदेश दे करके भेजा गया था। लेकिन जब वो भारत आया तो भारत आने के बाद उसने तटस्थता की नीति का परित्याग कर दिया और उसने कुर्ग, कचार, जयंतिया आदि को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया और मैसूर का शासन ब्रिटिशों के पास उसने स्थानांतरित कर दिया। 1834 और 1841 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय राज्यों के प्रति जो है वो एक तरह की बदलाव, भारतीय राज्यों के प्रति जो नीतियां थी उसमें बदलाव देखा गया। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने को तत्पर हो रहे थे और इसके संकेत प्राप्त होने लगे थे। इसीलिए लॉर्ड ऑकलैंड ने अनेक राज्यों को लैप्स एंड स्चीट के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह नीति डलहौजी के समय में
और तेजी से विकसित हुई, आप कह सकते हैं कि पूर्णता को प्राप्त हुई और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में सामने आई। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कि उत्तराधिकार अपहरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक बार मैं फिर कहूँगा, लॉर्ड डलहौजी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, आप उसको देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर एक वीडियो है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलेंगे आप तो उसमें मिल जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी संरक्षित राज्य का शासक वंश क्रमोत्पन्न उत्तराधिकारी के बिना मर जाता था, तब उसका राज्य देश की युगों पुरानी परंपरा की अवहेलना करते हुए उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं दिया जा सकता था और राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। यानी कि गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। जबकि सदियों से भारत में गोद लेने की प्रथा विद्यमान थी और उसका कारण भी था। उसका कारण यह था कि भारत पुत्र जो है बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करता था अपने पिता के लिए। जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो पिता की आत्मा की शांति के लिए जो हवन यज्ञ वगैरह किए जाते थे, उसके लिए पुत्र की आवश्यकता होती थी। तो इन सब का उल्लेख मैंने उस वीडियो में किया हुआ है। जो डिटेल में जानना चाहते हैं वो उसको देख लें। तो यहाँ जो गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया गया, तो इस नीति के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों को मिला लिया गया। अब जैसे आप देखिए, सतारा 1848 ईस्वी में, इसी तरह से जैतपुर को 1849 ईस्वी में, बघात को 1850 ईस्वी में, छोटा उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1854 ईस्वी में, नागपुर को 1854 में, फिर अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। क्योंकि इनके ऊपर जो है वो यही लगाया गया। अवध का जहाँ तक मामला था तो अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया कि यानी कि अवध के में शासन अच्छा नहीं था। कुछ राज्यों के ऊपर इस तरह का आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने जो है कंपनी से बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है और वो समय पर कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसलिए ये बहाना बना करके उनको अ, अपने अधीन कर लिया गया। उसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी थे, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उनको अपना माल बेचना था भारत में। तो विभिन्न राज्यों पे उनका अगर सीधे सीधे अधिकार होगा, तो जो व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे, बंदरगाहों वगैरह से जुड़े हुए थे, तो उन राज्यों पे अधिकार करना चाहते थे। साथ ही साथ भारत में अपना माल बेचने के अलावा जो कच्चा माल था वो भी वो भारत से इंग्लैंड भेजना चाहते थे। तो बहुत सारे इसके कारण थे, जिसके कारण उन्होंने एक एक करके धीरे धीरे इस गोद निषेध प्रथा और दूसरे तरह के आरोप लगा लगा के, कुशासन का आरोप लगा के, या कर्ज न चुका पाने का आरोप लगा करके इन सारे राज्यों के ऊपर अधिकार कर लिया। और तो डलहौजी के पूर्व के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने देशी राज्यों पर केवल प्रभुता स्थापित करने पर जोर दिया था, उनके विलयन पर जोर नहीं दिया था। यानी वो ये चाहते थे कि वो राज्य उनकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन यहाँ पे तो सीधे सीधे उनका विलय करने की योजना को क्रियान्वित किया गया। यद्यपि कुछ राज्य विलय किए गए थे पहले भी, लेकिन डलहौजी के समय में उन पर संप्रभुता स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया गया, उनको ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने का पूरा प्रयास किया गया। तो डलहौजी ने अवध के राज्य को नवाब वाजिद अली शाह पर भ्रष्ट प्रशासन का आरोप लगाकर मिलाया। यह बात आगे चल करके आप देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का एक कारण बन गई। तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ इसी के कारण, जो ये पॉलिसी थी, लैप्स एंड स्ट्रीट वाली पॉलिसी थी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में तब्दील हो गई। तो इनके कारण बहुत सारे राज्यों में असंतोष हो गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह
कर दिया, यानी विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। तो 1857 के विद्रोह में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ तक वो फैला, कहाँ तक उसका विस्तार हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, उसकी सीमाएं क्या थी, इन सब के ऊपर वीडियो मैंने डाली हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। आइए अब हम बात करें कि 1858 के बाद, यानी कि जो चौथा चरण था ब्रिटिश पैरामाउंसी का, उसमें क्या हुआ, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। और उसके बाद भारतीय लोगों में गजब की जागरूकता आई, भारतीय हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सब ने गजब की एकता दिखाई। बहुत सारे जो देशी राज्य थे जिनको हड़प लिया गया था, उन राज्यों के शासकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। तो कुल मिला करके ब्रिटिशर्स जो थे वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अब इन राज्यों के प्रति हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों के संबंधों ने एक नए युग में प्रवेश किया। 1857 के विद्रोह के समय देशी राज्यों ने ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरंगरोध की भूमिका अदा की थी। तो ब्रिटिश सरकार ने अब इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया और उन्होंने एक नई नीति का विकास किया, जिसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसी। और जो कि पहले की नीतियों से बहुत मामलों में अलग थी ये नई नीति। एक तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि 1857 के विद्रोह में और राज्यों ने गजब की एकता दिखाई थी, हिंदू मुसलमानों ने गजब की एकता दिखाई थी, तो इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। और आगे चल करके जो भी उनके निर्णय रहे, आप उनमें अच्छी तरह से इस पॉलिसी को, इस नीति को परिलक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से ब्रिटिश महारानी जो थी, क्वीन विक्टोरिया जो थी, ब्रिटेन की महारानी जो थी, उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और इसके लिए जो है 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट ले आया गया। रॉयल टाइटल्स एक्ट के जरिए जो है क्वीन विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और इसके बाद एक दरबार भी हुआ था। उस दरबार में क्या हुआ था, इस पे भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली दरबार हुआ था, उसमें क्या घोषणाएं हुई थी, क्या बातें कही गई थी, तो डिटेल में उन पर चर्चा की गई है। यहाँ बस मैं केवल इसका उल्लेख कर रहा हूँ। तो रानी विक्टोरिया की घोषणा, फिर उसी तरह से और भी कुछ बातें हुई, जैसे मैसूर की संधि हुई 1881 ईस्वी में, शासकों को सनद प्रदान की गई। और तो जो नई पॉलिसी अपनाई उन्होंने, तो नई पॉलिसी की कुछ विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी कि ब्रिटिशों ने राज्यों के विलयन की नीति का परित्याग कर दिया गया, यानी कि अब जो है एनेक्स नहीं किया जाएगा किसी राज्य को, और उनका क्षेत्र उन्हें वापस कर दिया गया। और उनसे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विश्वास पात्र बने रहने का वादा लिया गया। यानी कि पहले जिन राज्यों को विलय कर लिया गया था, तो अनेक राज्यों को लौटा दिया गया उनका क्षेत्र, और उनसे ये वादा कराया गया कि वो ब्रिटिशों के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उनके विश्वास पात्र बने रहेंगे। दूसरी बात यह हुई कि उन्होंने शासकों द्वारा उत्तराधिकारी न होने पर गोद लेने की प्रथा को फिर से लागू करने पर विचार विमर्श किया। उनको ये लगा कि दत्तक पुत्र के ऊपर विचार करना चाहिए। और तो ये इसलिए भी ज़रूरी था कि उन राज्यों में अच्छी सरकार अगर बनाए रखनी है, यानी वो राज्य चलेंगे कैसे, जब उत्तराधिकारी ही नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है इस प्रथा को फिर से बहाल किया, गोद लेने की जो प्रथा थी। तीसरी बात, उन्होंने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के अपने अधिकार को अक्षुण्ण रखा, और आवश्यकता पड़ने पर वो किसी को भी पदच्युत कर सकते थे, किसी को भी गद्दी पर बिठा सकते थे।
यानी कि ऐसा नहीं था कि वो एकदम से उदार हो गए या एकदम से लिबरल हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उन्होंने सारी पावर, सारी ताकत, किसी को भी गद्दी पे बिठाने का, गद्दी से उतारने का अधिकार अपने पास रखा। चौथी बात यह हुई कि कोई भी उत्तराधिकार कानूनी नहीं होगा जब तक कि ब्रिटिश सरकार उसको मान्यता नहीं देगी। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार जो थी वो अ, मान्यता देती थी, तब जा कर के कानूनी उत्तराधिकार या वैध उत्तराधिकार माना जाता था किसी भी राज्य का, देशी राज्य का। पांचवी बात की उन्होंने जो देशी रजवाड़े थे उनकी प्रति, जो प्रिंसले स्टेट्स थे, आप देख सकते हैं यहाँ पांचवा पॉइंट आप देखिए कि चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसले स्टेट्स। तो प्रिंसले स्टेट्स के प्रति अपने नीतियों में जो है उन्होंने परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन यह किया कि उनको लेजिस्लेटिव और इम्पीरियल काउंसिलों से उन्होंने देसी रजवाड़ों को जोड़ने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये भी हम देखते हैं कि धीरे 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 उन्होंने जो ये पॉलिसी चेंज की, अपनी जो नीतियां लागू की, उससे भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन भी उत्पन्न हुआ, और धीरे 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 वो मोमेंटम गेन करने लगा। आगे चल करके हम देखते हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगा। तो इस प्रकार नई नीति जो थी उसने देशी राज्यों के अस्थायित्व को गारंटी प्रदान की, और दूसरी ओर उनके मामलों में असीमित हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दे दिया ब्रिटिश सरकार को। तो केवल सिद्धांत में ही देशी राज्य जो थे वो संप्रभु थे, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वो पूरी तरह से ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे। 1876 ईस्वी के रॉयल टाइटल्स एक्ट द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की उपाधि ग्रहण की, और इसके परिणाम स्वरूप देशी राज्य तुरंत ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गए। क्योंकि जब जब आपने मान लिया कि महारानी विक्टोरिया हमारी साम्राज्ञी हैं, तो आप ऑटोमेटिक उनके अधीन हो गए और आप ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गए। यानी कि आपकी स्वतंत्रता जाती रही। कहने के लिए जो रजवाड़े थे वो स्वतंत्र थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो इस प्रकार 1876 तक ब्रिटिशों ने जैसा व्यवहार किया था वह अब सिद्धांततः भी स्थापित हो गया। ब्रिटिशों ने 1875 में कुछ उदाहरण ले लीजिए आप। 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़, इसी तरह से 1890 में मणिपुर के राजा को गद्दी से हटा दिया। 1907 में उन्होंने कश्मीर के राजा को अपना दत्तक उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त करने दिया। तो इस तरह के काम उन्होंने किया, और ब्रिटिशों ने अनेक रजवाड़ों के प्रशासन को एक राजनीतिक सरकारी अफसर की नियुक्ति करके आर्थिक एवं सीमा संबंधी झगड़ों को निपटाने की का अधिकार दे दिया। यानी कि एक ब्रिटिश अधिकारी इनके राज्य में रहेगा, और वो जो भी आर्थिक मामले होंगे, सीमा संबंधी मामले होंगे, जो भी पॉलिटिकल मामले होंगे, राजनीतिक मामले होंगे, उन पे वही अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी निर्णय लेता था। तो इस तरह से साफ साफ देखा जा सकता है कि ये राज्य जो है एक तरह से गुलामी कर रहे थे ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने राज्यों को अंतर्राज्यीय संबंध न रखने की हिदायत दी, यानी कि कोई भी देशी राज्य आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रख सकते थे, और देशी नरेश ब्रिटिश शासन से रुष्ट रहने पर भी इस प्रकार से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित नहीं हो सकते थे। उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। यानी कि अगर सोचें कि कुछ देशी राज्य मिल करके एक अलायंस बना लें ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, तो वो ये नहीं कर सकते थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं आखिरी पॉइंट में कि ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड रेस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता जा रहा था ब्रिटिश इंडिया में। कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। लॉर्ड कर्जन जो था वो भारतीय राजाओं, राजा रजवाड़ों का भी बड़ा विरोध करता था, कांग्रेस वगैरह का भी बड़ा विरोधी था, और यहाँ तक कि वो भारतीय राजाओं के लंदन और पेरिस जाने पर और वहाँ अधिक समय तक ठहरने पर भी नाराज होता था, और उसमें इस बात के लिए जो है वो अपना विरोध प्रकट करता था।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि देशी राज्य जो थे उनका कितना पतन हो गया था। लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और ब्रिटिश सरकार को बीच बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह ले आ करके कुछ न कुछ सुविधाएं भारत को देनी पड़ रही थी। तो देशी राज्यों के प्रति मैत्रीपूर्ण भावना रखना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि जब आगे चल कर के आप ये देखते हैं कि जब 1919 का अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम आया, उसके तहत जब द्वैत शासन वगैरह की स्थापना हुई, तो किसी मामले पे जब बहस वगैरह होती थी पार्लियामेंट में, तो उसमें उनको देशी राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होती थी। तो इसलिए उन्होंने देशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण भावना भी रखी। तो इस प्रकार से मित्रों, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से भारत में ब्रिटिश पैरामाउंसी की या ब्रिटिश जिसे आप कहते हैं कि संप्रभुता की स्थापना हुई। तो मैंने आपको 1765 से 1813, 1813 से 1823, फिर 1823 से 1858 और फिर उसके बाद 1858 के बाद क्या स्थिति रही, ये इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ हर बार की तरह ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप को जिस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप बताइए, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।